शत्रु सीमा लांघ न जाए, खड़े रहे चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही, अपने प्राण गंवाए हैं। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई है। भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई है। मार भगाया है दुश्मन को सरेआम मैदानों से। भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश और आपसे सरोकार रखने वाली, हमसे, आपसे, समाज से, सभी से, विश्व के सभी सनातनियों से सरोकार रखने वाली खबर आजकल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी है। पहलगाम के पापियों को बताना है कि उसने नए भारत को छेड़ा है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान ने फिर एक बार वही पुरानी घटिया और कायराना हरकत करने की कोशिश की है। सोचा था कि हिंदुस्तान को छेड़कर अपनी औकात से बड़ी बात कर लेगा और हमेशा की तरह झूठ बोलकर मक्कारी से आसानी से बच निकलेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान की चाल खुद उसी के गले की फांस बन गई। मां भारती के वीर सपूतों ने ऐसा प्रहार किया कि इस बार पाकिस्तान न निगल पा रहा है न उगल पा रहा है, बस तड़प रहा है, बिलख रहा है और दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। 26 निर्दोष हिंदुओं के नरसंहार के बाद, भारतीयों के नरसंहार के बाद जो टीआरएफ बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपा रहा था, अब वही टीआरएफ उल्टे पांव भाग रहा है। अब कह रहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की सेना ने साफ कह दिया है कि हर आतंकी अड्डा, हर नापाक ठिकाना अब उसके निशाने पर है। टीआरएफ हो या उसका आका पाकिस्तान, इस बार कोई नहीं बचेगा। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेशर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है। पहले बड़े बड़े दावे करते हुए बोला कि अगर भारत ने पानी को मोड़ने की कोशिश भी की तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। लेकिन जैसे ही सीमा पर भारतीय राफेल की गड़गड़ाहट गूंजी, सेना ने मोर्चा संभाला, बंकर धूल में मिलने लगे, वैसे ही पाकिस्तान के सुर भी बदल गए। अब वही शहबाज शरीफ हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार देश की तरह जांच में सहयोग करेगा। भारत को छेड़ा था उन्होंने, भारत ने बता दिया कि हम तो बदल चुके हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में खून की जगह पसीना दौड़ा दिया है। वहां के हुक्मरान अब ये सोच रहे हैं कि कब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर कहर टूट पड़े। 72 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि यह कोई 1947 या 1965 का भारत नहीं है। यह नया भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन की जड़ें तक हिला देता है। अब पाकिस्तान के पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपने पापों का हिसाब चुकता करे या फिर इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा के लिए दफन हो जाए। मां भारती के सपूतों ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे निस्तानाबूद कर दिया जाएगा और ये कड़ी शुरू हो चुकी है। भारत एक के बाद एक कई प्रहार, चौतरफा प्रहार कर रहा है। पहले ही भारत ने अपनी कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की, उसे बूंद बूंद के लिए तरसने के लिए स्क्रिप्ट लिख दी है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को रोककर भारत ने सीधे पाकिस्तान को बता दिया है कि अब पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। न बचेगा मुल्क, न बचेगा मंसूबा। और यही वजह है कि घबराहट में, बौखलाहट में
बिलावल भुट्टो या तो बिलबिला रहे हैं या शहबाज शरीफ की घबराहट उनके बयानों में सामने आ रही है। बिलबिलाहट में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है। ये तैयारी क्या कहती है, आज इसी पर आधारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तो महज ट्रेलर है, अब पूरी फिल्म देखना बाकी है। जिस मुल्क की पहचान ही आतंक हो, आज वही मुल्क पाकिस्तान अपनी ही नफरत में घुट रहा है। पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत ने ठान लिया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर को गले की नस बताने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को भारत ने करारा जवाब दिया। जिस नस पर पाकिस्तान अपनी जान टिकाकर बैठा था, आज भारत ने उसी नस को काट दिया है। सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। कभी गीदड़ भवकियों तो कभी बेशर्मी में मुल्ला मुल्क के नेताओं की सूरतें देखने लायक हैं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को, जो अपना आपा खोकर कह रहे हैं कि भारत ने अगर पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of। सुन ले शरीफ, अब तेरी ये ताकत सिर्फ भाषणों तक सिमट चुकी है। अब आते हैं बिलबिलाते बिलावल भुट्टो पर, जो कहता है या तो सिंधु दरिया में हमारा पानी बहेगा या भारत का खून। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो सुन ले बिलावल, खून की बातें वही करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी हालात बता रही है कि ना पानी बचा है ना अक्ल। फिर सुनिए फैसल बावड़ा को, जो सीना ठोक कर जंग की धमकी दे रहे हैं। कहता है कि पानी के लिए लड़ेंगे। अरे बावड़ा, लड़ाई के लिए हिम्मत चाहिए, जो पाकिस्तान के पास कभी थी ही नहीं। कि मैं आपको दो चीजें क्लैरिटी से बता सकता हूँ। नंबर 1, पानी के ऊपर, कि मैं पानी का वजीर रह चुका हूँ, पानी के ऊपर अगर होगा तो स्ट्राइक सबसे पहले हम करेंगे, हम पहला अटैक लॉन्च करेंगे। और अब देखिए आतंक का सरगना हाफिज सईद का पुराना वीडियो, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है। कहता है कि अगर पानी रोका तो दरियाओं में खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज याद रख, अब दरिया भी हमारे हैं और हिसाब भी हम लेंगे। आज पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ चीखें, उनके हलक सूख रहे हैं और गला पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में हुई सीएससी की बैठक में मुल्क का डर साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान को जता दिया है कि जो नफरत बोओगे उसी का हिसाब इस धरती पर दिया जाएगा। पाकिस्तान डर के मारे एलओसी पर फौजें बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार भारत की आंधी ऐसी चलेगी कि ना फौज बचेगी, ना झंडा और ना ही पाकिस्तान का नामो निशान। ये नया भारत है जो ना भूलता है ना छोड़ता है, और जब वार करता है तो दुश्मन इतिहास बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो कायराना हरकत की है उसके बाद भारत पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। और इस डर में, इस भय में
कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ कदम भी पाकिस्तान की तरफ से उसके डर को सामने लाने के लिए काफी नजर आ रहे हैं और उसी डर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पाक रेलवे मंत्री गुलाम अब्बास का बयान आया है। कह रहे हैं कि पाक के सभी रेलवे स्टेशन आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। सैन्य उपकरण के मूवमेंट के लिए स्टेशन सौंप दिए गए हैं। सभी रेलवे स्टेशन पर आर्मी बेस तैयार किए जाएंगे ताकि इक्विपमेंट्स को इजीली इधर उधर लाया जा सके। पाक रेलवे मंत्री गुलाम अब्बास का यह बड़ा बयान, जिसमें पाक के सभी रेलवे स्टेशन आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं। सैन्य उपकरण के मूवमेंट के लिए सौंपे गए हैं स्टेशन। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। एक और बड़ी खबर क्या है, जरा जल्दी से भी देख लीजिए। पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने धमकी दी है। क्या धमकी दे रहे हैं भाई? हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं। धमकी आ रही है गीदड़ बपकियां, हम लड़ाका कौम, हमारा हर बंदा लड़ने को तैयार। अब ये लड़ाका कौम मुजाहिदीनों की है या फिर किसकी है, ये तो भारत जवाबी कार्रवाई में बताएगा। बहरहाल पाक रेल मंत्री का आपने बयान देख लिया। पाक गृह मंत्री मोहसिन भी ये कह रहे हैं कि हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं। हमारा हर बाशिंदा लड़ाका है, हमारा लड़ाका कौम, हमारा हर बंदा लड़ने को तैयार। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में कितनी ज्यादा घबराहट है, कितनी डर का माहौल है। एक तरफ जुबानी हमला बोला जा रहा है, जिस तरीके से गीदड़ भपकियां दी जा रही है, दूसरी तरफ डर इतना गए हैं कि अभी से ही न केवल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरह से एक्टिविटी बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे को भी आर्मी के सुपुर्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं, मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं, हमारी कौम लड़ाका है। अब सवाल यही है कि इन्हें क्या कहा जाए। एक कोने में बैठे हुए गीदड़ जो चिंघाड़ रहे हैं, क्योंकि भारत तो वो बब्बर शेर है जो एक बार दहाड़ता है और जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। पाकिस्तान इस बात को जानता है। पाकिस्तान का इतिहास उसी हार से ही लिखा हुआ था, लिखा हुआ है और आगे भी ऐसा ही लिखा जाने वाला है। तो जनमत में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहलगाम की आतंकी घटना के बाद से भारत ने ठान लिया है कि इस बार एक एक का हिसाब किया जाएगा। जो पर्दे के आगे हैं, जो पर्दे के पीछे छिपे बैठे हुए हैं, सामने वाला दुश्मन पाकिस्तान डरा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं, डरे अब आस्तीन के सांप भी हैं, क्योंकि कार्रवाई धरती के अंदर, भारत की सरजमी के अंदर बैठे हुए आस्तीन के सांपों पर भी शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर 175 ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिन्हें कहा जा रहा है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी OGW पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। जो आस्तीन के सांप हैं, जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बार बार आधार देते हैं, उन पर कार्रवाई करके ही आतंक को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और ये मल्टी प्रोंग कार्रवाई भारत ने शुरू कर दी है। ग्राउंड जीरो पर लगातार मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर बने रहे, डटे रहे। क्या कुछ चल रहा है कश्मीर में, क्या कुछ पहलगाम के पापियों का सफाया करने के लिए सेना की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, और कितना डर और दहशत का माहौल है पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी सीमा पर, ये सब कुछ बताती हुई रोहिल बशीर की ये स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के बैसरन पहलगाम इलाके में हुए आतंकवादी हमले के आज 5 दिन पूरी तरीके से मुकम्मल हुए हैं और आज 5वें रोज भी बैसरन के इलाके में 5 किलोमीटर दायरे के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन आज सुबह ही एक बड़ी और कार्रवाई की गई जब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में आतंकवादी, सक्रिय आतंकवादियों के घरों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब से अभी भी जो भारतीय सेना के चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर घाटी में मौजूद है और लगातार हालातों पर नजर बनाए रखे हुए है। वही सीमाओं की बात करें तो आज भी एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है और आज सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जिसको भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन अभी भी इन घने जंगलों में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ड्रोन से सर्वेलेंस रखी जा रही है। इसके साथ साथ चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा तेजी लाई जा रही है ताकि इन सभी आतंकवादियों को ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल 14 आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है
जिनके तार इस आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी जानब से 175 जो लोग हैं जो यहाँ दक्षिण कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता इस बाइसरन ऑपरेशन में मिलेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, पहलगाम। तो आज पाकिस्तान फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहा है। आवेश में आकर, अक्ल को ताक पर रखकर भारत को ललकारने की हिम्मत कर बैठा है। यह हिमाकत उसे कितनी भारी पड़ने वाली है, इसका अंदाजा भी उसने नहीं लगाया है। लगता है इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक पराजय का जख्म अब भी पाकिस्तानी फौज और हुकूमत को चुभ रहा है, पर याददाश्त शायद कमजोर हो चली है। पाकिस्तान भूल गया है हम वो भारत हैं जो शब्दों से नहीं कर्मों से जवाब देता है। पाकिस्तान से एक सवाल यहां पर मैं करना चाहती हूं, हमारी पूरी हिंदुस्तानी फौज भी करना चाहती है, हम हिंदुस्तानी भी करना चाहते हैं कि क्या तुम्हें याद है लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कौन थे? याद है या भूल गए, या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? वैसे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा याद होंगे, क्योंकि यादें तभी टिकती हैं जब गर्व से जुड़ी हो, और पाकिस्तान की याद तो हार, पराजय और घुटनों के बल गिरने की कहानी बयां करती है। नहीं याद है? चलो, सुदर्शन न्यूज पाकिस्तान को याद दिलाएगा कि आखिर कौन थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और क्या था ऑपरेशन ट्राइडेंट। मैं उन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की बात कर रही हूं जिनके रणकौशल के आगे पाकिस्तान का बच्चा पानी मांग रहा था। वही लेफ्टिनेंट अरोड़ा जिनकी रणनीति ने तुम्हारे 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। वो ऐतिहासिक दिन 16 दिसंबर 1971 का था, जब तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी फौज और तुम्हारा झूठा प्रचार तंत्र भारतीय सैनिकों के आगे घुटनों पर पड़ा हुआ था। जब ढाका की जमीन पर एक नया राष्ट्र बांग्लादेश भारत की विजय गाथा बनकर उभरा। क्या है ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी? यह हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक को भी जाननी चाहिए कि आखिर वो कौन सा सच है जो हमेशा पाकिस्तान को सालता रहता है। तो साल 1971 दिसंबर की बात है। ये महीना दिसंबर का था, 3 तारीख थी 3 दिसंबर। भारत पाकिस्तान में तेज युद्ध शुरू हो चुका था। अब का बांग्लादेश यानी तब का पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अब के बांग्लादेश को जाना जाता था। वहां दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ी हुई थी। युद्ध चरम पर था। परिणाम हम सब जानते हैं कि महज 13 दिनों तक चले युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ही मिट गया और बांग्लादेश नाम से एक नया देश दुनिया के नक्शे में जगह बना चुका था। पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा बेड़ा भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर चुका था, पर युद्ध शुरू के अगले ही दिन भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। पूरा का पूरा कराची बंदरगाह तबाह हो गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सेना जब तक एक्टिव हुई तब तक वो अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। पोर्ट पर बने ऑयल डिपो में लगी आग 7 दिनों तक लगातार धधकती रही, चाहकर भी वो बुझाई नहीं जा सकी। भारतीय नौसेना ने यह शानदार प्रदर्शन सिर्फ 4 की रात में ही कर दिया था। यानी 3 को युद्ध शुरू होता है और 4 तारीख की रात में ही भारतीय सेना ने अपना शौर्य पाकिस्तान को दिखा दिया था। आगे पीछे छोटे मोटे हमले के चलते रहे, लेकिन युद्ध के इस हिस्से की कामयाबी को 4 दिसंबर के नाम दर्ज किया गया। भारतीय नौसेना ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया था।
नौसेना की इस बहादुरी को हमेशा याद करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और साल 1972 से शुरू यह खास दिवस हर साल लगातार पूरे गर्व, पूरे शान के साथ हर हिंदुस्तानी मनाता है। हर भारतवासी और भारतीय नौसेना के लिए यह गौरव का दिन है। इस हमले का नेतृत्व नौसेना प्रमुख एडमिरल SM नंदा ने किया था। हमलावर टीम का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर बबरू भान। और उधर अब के बांग्लादेश में पाकिस्तानी और भारतीय सेनाएं युद्धरत थीं और तभी नौसेना ने बहुत ही तत्परता से कराची बंदरगाह पर हमले की योजना तैयार की। जो ताना बाना एडमिरल नंदा ने बुना, उसमें इस बात की आशंका थी कि नौसेना अपनी सीमा पार भी कर सकती थी। नंदा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की, उनसे पूछा कि अगर इस प्रस्तावित हमले में अपनी सीमा से बाहर जाने पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पीएम ने इसका सीधा जवाब हां या नहीं में ना देकर कहा कि यदि हम हद में रहे तो युद्ध की नौबत ही क्यों आए। एडमिरल को जवाब मिल चुका था। वो लौटे और अपनी योजना को अमल में लाने का निर्देश कमांडर बबरू भान और जवानों को दिया। जब हरी झंडी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना के जवानों ने पहला हमला पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय पर ही किया। एंटी शिप मिसाइल का पहली दफा इस्तेमाल इसी हमले में हुआ था। हथियारों की आपूर्ति करने वाला पोत भी तबाह हो गया। कहने की जरूरत नहीं कि बड़ी संख्या में हथियार भी तबाह हुए। रात को मिसाइलों से हुआ यह हमला पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ा कि PNS मुफाहिज, PNS खैबर, PNS चैलेंजर जैसे पोत पूरी तरह से तबाह हो गए। PNS गाजी तो समुद्र में ही समा गया। बड़ा इतराते थे PNS गाजी पर, लेकिन भारत का प्रहार गाजी सह नहीं सका और समुद्र में ही समा गया। चारों तरफ आग तबाही के बीच पाकिस्तानी सेना भी एक्टिव हुई। उसने कराची पोर्ट को बचाने को छोटे छोटे कई जहाज लगा दिए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कराची पोर्ट पर स्थापित ऑयल डिपो आग के हवाले हो चुका था, जिसे बुझाना पाकिस्तानी सेना के बूते की बाहर की बात थी। नतीजा ये आग 7 दिनों तक लगी रही और इसकी लपटें काफी दूर तक देखी जाती रही। एक रात के हमले में इतना नुकसान पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि नुकसान को बढ़ाने में ऑयल डिपो में लगी आग की बड़ी भूमिका थी। भारतीय नौसेना के इतिहास में स्वतंत्र रूप से किए गए ऑपरेशन में यह सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसे और ताकत तब मिल गई जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों 93,000 सैनिकों अफसरों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व वही नाम कर रहा था जिस नाम का जिक्र हमने शुरू में किया था। रणकौशल में माहिर भारत के वीर सपूत लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। उन्हीं के सामने नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये वो नाम है जिसके नाम से ही पाकिस्तान गीला हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान गीला करके मारा था और अब इस बार सूखा करके मारेंगे। ये वही भारत है जो शांति चाहता है लेकिन युद्ध में विजेता कहलाता है। अगर तुम्हें शांति की भाषा नहीं आती तो फिर अशांत होना किसे कहते हैं वो भारत जानता है। यह वही भारत है जो पहले सहता है मगर जब सहने की सीमा पार हो जाती है तो इतिहास रच देता है। तो पाकिस्तान जरा सोच समझ कर बोलो। हुक्मरान जितने भी हैं, मौलाना मुनीर, अब जनरल तो रहे नहीं वो, क्योंकि भाषा तो मौलाना और मुल्ला जैसा बोलते हैं, तो मुल्ला मुल्क के हुक्मरान जरा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इस बार भारत ने एक और ट्राइडेंट चलाया है। तो ना कराची बचेगा, ना बहावलपुर और ना वो झूठी शेखी। जी हाँ, तुम्हारी मीडिया में जो गूंज रही है
लेकिन भारत से टकराने की गलती करने वाले हमेशा इतिहास के कब्रिस्तान में दफन पाए गए हैं। याद रखो, 1971 केवल एक तारीख नहीं थी, वो तुम्हारे अहंकार की समाधि थी और भारत को उसका इतिहास दोहराने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। उस समय पूरी पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाने में 12 दिन लगे थे और आज शायद सिर्फ 12 घंटे भी पूरी ना लगे। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान होश में आओ, क्योंकि देश में, हमारे देश में बच्चे बच्चे की एक ही आवाज है कि पाकिस्तान को ठोक दो, खत्म कर दो उस आतंक की जड़ को जिसने वैश्विक स्तर पर अशांति फैलाई है, जो इस्लामिक जिहाद के नाम पर विश्व शांति को भंग कर रहा है, जिसने गजवाए हिंद का सपना पाल रखा हो। उस पाकिस्तान को ठोक दो। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान की कायराना हरकत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं भारत की सनातन आत्मा, उन्होंने यानी पाकिस्तान ने भारत की सनातन आत्मा, अहिंसा के सिद्धांत और गुंडों को सबक सिखाने की जरूरत को एक साथ जोड़ दिया है। उनका यह संदेश सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि आज के संदर्भ में भारत की नीति और चरित्र का प्रतिबिंब बन गया है। उन्होंने साफ शब्दों में समझाते हुए कहा है कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन जब गुंडे अपनी हदें पार करें तो उन्हें सबक सिखाना भी हमारा धर्म बन जाता है। कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। मोहन भागवत जी के इन शब्दों में एक तरफ भारत की सभ्यता की गरिमा है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता की चेतावनी भी है। ये उन ना समझ पड़ोसियों को आखिरी संकेत है जो अब भी ये सोचते हैं कि भारत चुप बैठेगा। परम पूजनीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का कथन है कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। सीधे सीधे सरकार की ओर संकेत करता है कि अब वक्त है निर्णायक नीति का। राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये एक सजीव आग्रह है नेतृत्व से, शासन से और पूरे तंत्र से कि अब और सहन नहीं होगा। अब जरूरत है कि भारत अपने शांति के सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखे, दुश्मन को उस भाषा में समझाए जिसे वो समझता है। अहिंसा हमारी नीति है, लेकिन पलटवार हमारी आवश्यकता है। और अब अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो शायद उसे 1971 का इतिहास दोबारा पढ़ने की जरूरत है। क्या कुछ कहा गया है संघ प्रमुख की तरफ से, आइए आपको भी सुनाते हैं। अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति है उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसमें एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े,
और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल गए, उनको आना पड़ेगा फिर। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहाँ है, वो संतुलन। तो साफ तौर से गुंडों को सबक सिखाना ही आज की आवश्यकता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहलगाम के पापियों को सबक सिखाने के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आए कि जो किया वो गलत किया, अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत। तो जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब भारत की जमीन पर खून गिरता है तो जवाब गोली से नहीं, गगनचुंबी गर्जना से भी दिया जाता है। पहलगाम की पवित्र धरती पर कायरो ने हमला किया, लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है। अब हर गोली का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से मिलता है, हर गद्दार की पहचान जीपीएस से होती है और हर आतंकी का अंत बुलडोजर से लिखा जाता है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर हुई नापाक फायरिंग के जवाब में तुरंत हमारी सेना ने पाक की पोस्ट को जलाकर राख कर दिया। पुलवामा से शोपियां, वेस्टर्न घाटी से कुलगाम तक भारतीय सेना का जवाब अब ऑपरेशन नहीं, न्याय बन गया है। आज भारत ने बता दिया है कि जो आंख उठेगी वो फोड़ दी जाएगी, जो हाथ बढ़ेगा वो काट दिया जाएगा। आतंक का हर बीज बोने वाला अब जड़ से उखाड़ा जाएगा। पहलगाम का बदला सिर्फ लिया नहीं गया है, उसे एक संदेश की तरह दुनिया के सामने पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब कोई दया नहीं, कोई रियायत नहीं। जो भारत की अस्मिता से खेलेगा उसे इतिहास भी जगह नहीं देगा। रिपोर्ट देखिए। तो जो भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। भारत ने ये प्रण ले लिया है। ये प्रण पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।